अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये फोर्थ वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, उसके बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ट्रेंड फॉलो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ में कैसे ये सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि ये जो ट्रेंड बन रहा है इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को डिफ़ाइन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम की रेडियस को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। 11th क्लास में आपने इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग कि कैसी होती है, कितनी टाइप की होती है, इन सारी चीज़ों को। तो सीधे हम लोग चलते हैं ट्रेंड पे। ट्रेंड पे जाने से पहले हम लोग सीधा एग्जांपल लेते हैं किसका, 3D सीरीज़ का। इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमारे बुक में 3D सीरीज़ से ही ये समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो होता है 3D सीरीज़ में वो स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, फिर वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, देन उसके बाद आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। ठीक है, तो इस तरह का ये हमारा कुछ एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब हम बात करें इनकी एटॉमिक रेडियस की, तो हमको एटॉमिक रेडियस जो है पिकोमीटर्स में मिलती है। तो पिकोमीटर्स की यूनिट होती है। तो स्कैंडियम की जो होती है वो 162 होती है, टाइटेनियम की बात करें तो 147 होती है, वैनेडियम की बात करें तो 134 होती है, क्रोमियम की अगर हम कहें तो 127, मैंगनीज़ और आयरन की सेम होती है 126, कोबाल्ट की अगर बात करें तो 125, निकल की 124, इसकी भी 124 और 138। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। शुरू में बहुत ज़्यादा रेडियस है, देन धीरे 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 डाउन हो रही, उसके बाद कुछ देर के लिए कांस्टेंट और लास्ट में जाके क्या हो गई है, उठ गई है। तो जिंक के पास थोड़ा सा रेडियस बढ़ गई है। बाकी हमारा क्रोमियम से लेके कॉपर तक लगभग सेम है, और स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, तो यही हमको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनिशियली जो है एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। इंक्रीज़ हो रहा है जब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो बढ़ता है। ठीक है, और डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी शील्डिंग जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और शील्डिंग जो होती है डी इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होती है। शील्डिंग डी इलेक्ट्रॉन्स की जब कम होने लगेगी तो ऐसे केस में हमारी जो रेडियस है वो क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है। ठीक है ना, लेकिन फिर हम नोटिस कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमारे पास इनमें लगभग यानी क्रोमियम से लेके कॉपर तक लगभग सेम रेडियस आ रही है। इनमें 1 पिकोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है जब हम लोग मिड वे में पहुंच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है पेनल्टीमेट शेल में जाता है। पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं लास्ट से पहले को, सेकंड लास्ट शेल को। तो यहाँ पर जो डी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ये शील्डिंग प्रोड्यूस करने लगते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जब डी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेंगे, शील्ड करेंगे, उनकी तरफ रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, और ये काउंटर बैलेंस क्रिएट कर देता है न्यूक्लियर चार्ज में और हमारा इलेक्ट्रॉन्स में जो बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से हमको ये ग्रेजुअली सेम लगभग सेम दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज है 1 पिकोमीटर का, लेकिन इसमें क्या है, सिमिलरिटीज़ है। हुआ क्या है यहाँ पे फिर से समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जाएगा एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर के साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। ठीक, वैसे वैसे डी इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब डी इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने लगेगा। शुरू में कम थे तो कम था, बढ़ने लगे तो और ज़्यादा होने लगेगा। अब शील्डिंग इफेक्ट जो इंक्रीज करेगा तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इसकी शील्डिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट होते हैं, जिनको जैसे 3D सीरीज़ में हमने देखा कि आखिरी में 4s भी होता है, तो 4s और इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं आ पाते। ये दोनों रिपल्शन की वजह से काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से हमको क्रोमियम से लेके कॉपर तक जो है लगभग सेम या सिमिलर एटॉमिक रेडियस देखने को मिलती है। ठीक है ना, अब क्या होता है, जैसे जैसे हम सीरीज़ के एंड में पहुंचते हैं तो सीरीज़ के एंड में क्या नोटिस करते हैं कि हमारा जो जिंक है वो उसके लिए रेडियस अचानक से बढ़ गई। ठीक है, 124 से सीधे 138 हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जान रहे हैं
कि ये जिंक जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसमें D10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फिल होते हैं। अब जब ऑर्बिटल्स फिल होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। किस तरह का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो हमारा जो फोर्स होता है न्यूक्लियर चार्ज वाली, वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होने लगती है। इसी की वजह से क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रेडियस होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, तो शुरू में पहले घटेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, और डी इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो रेडियस घटती है। ठीक, लेकिन फिर जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी काम करने लगते हैं। उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों क्या होते हैं, काउंटर बैलेंस होते हैं। और काउंटर बैलेंस जब होने लगते हैं तो हमको रेडियस सेम दिखती है। और लास्ट में बढ़ने की वजह क्या है कि D10 हो जाता है, फुलफिल हो जाते हैं। इसकी वजह से रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमको ये पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ये जो डेटा है रेडियस का, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो 3D सीरीज़ होती है, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़, इन चारों सीरीज़ में लगभग सेम चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको टॉप टू बॉटम जाकर देखें, यानी 3D सीरीज़ ऊपर होती है, देन उसके बाद 4D होती है, देन 5D, देन 6D। ठीक है, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, अच्छा हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमको ये वाला ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो हमको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज़ क्या होती है, बढ़ने लगती है। लेकिन 3D 4D में तो ये बात फॉलो हो रही होती है। ठीक है, 3D 4D में होती है, 3D की जो शेल्स होती हैं कम होती हैं तो रेडियस थोड़ी कम, 4D में ज़्यादा तो थोड़ी ज़्यादा। लेकिन 5D और 6D, 4D कंपेरिजन में 5D भी ज़्यादा होता है, लेकिन 5D और 6D की जो शेल्स होती हैं वो ज़्यादा होती तो हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इनमें क्या होता है, रेडियस सेम हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली जो 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ में जो ऊपर नीचे एलिमेंट्स होंगे उनकी रेडियस क्या होगी, लगभग सेम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक फेनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये, हम इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि हमारे पास जो लेंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे में रिपल्शन को रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं D के ना, इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें जो है शील्डिंग इफेक्ट होने लगता है और न्यूक्लियर चार्ज जो है काउंटर बैलेंस करने लगता है एक दूसरे को, जिसकी वजह से इनमें हम देखते हैं कि लगभग सेम हो जाती है रेडियस। ठीक है, वैसे इसके ऊपर आगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आगे और भी डिस्कस किया जाएगा चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको ये बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी फ़िलहाल जानिए कि 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ में रेडियस सेम होने की वजह क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब बारी आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, एटॉमिक रेडियस से मिलती जुलती, वो है हमारी आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है, जब हम लोग आयनिक रेडियस की बात करें तो यानी आयंस के फॉर्म में जब ये एलिमेंट्स होंगे तब उनकी रेडियस क्या होगी, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो ट्रेंड हमारा एटॉमिक रेडियस में फॉलो होता है, जो ट्रेंड हमारा एटॉमिक रेडियस में फॉलो होता है वही हमारा आयनिक रेडियस में भी फॉलो होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एटॉमिक रेडियस के ऊपर लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।